तो शुरुआत करेंगे 10 बजे की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश की खबरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बिलासपुर के खुंटा घाट के वेस्ट वियर में फंसे युवक हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रायपुर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से एक युवक को रेस्क्यू किया गया। पानी के बीच पेड़ के सहारे युवक बीते 16 घंटे से फंसा हुआ था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पेड़ से लटका हुआ था जिस युवक का रेस्क्यू किया गया है। पानी का बहाव इतना तेज, तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच ये युवक फंसा हुआ रहा काफी देर तक, 16 घंटे तक। रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम के घंटों प्रयास के बाद कहीं जाकर इस युवक को बाहर निकाला जा सका। उसके बाद रायपुर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के आने के बाद उसकी मदद से युवक को बाहर निकाला जा सका। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से इस लड़के को बाहर की तरफ खींचा गया है, जहां पेड़ पर ये लटका हुआ था, और फिर हेलीकॉप्टर पर ये लड़का आया। घटना रविवार सुबह 7 बजे की है, जब ये बहती धार में फंस गया था। एक पेड़ पर लटका हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हेलीकॉप्टर सेना का मंगाया गया और फिर कहीं जाकर इसका रेस्क्यू किया गया। नदी की धार इतनी तेज थी कि अगर इसकी पकड़ लड़के की छूटती पेड़ से तो शायद ये बच नहीं पाता, लेकिन इस लड़के ने भी अपना साहस दिखाया। इस पेड़ को इसने नहीं छोड़ा और फिर 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को बाहर निकाला जा सका। और बाढ़ की बात और करते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया जिले के कई बाढ़ प्रभावित तटबंधों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री को मौके पर ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। वहीं कृषि मंत्री ने कई ग्रामीणों को शासन स्तर से दी जाने वाली राहत सामग्री भी बांटी। वहीं इस मौके पर कृषि मंत्री ने बताया कि शासन स्तर से बाढ़ प्रभावित लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और शिकायतों का निस्तारण भी किया जा रहा है। क्योंकि नदी के बहुत करीब हैं तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं हैं, लेकिन उसके समाधान करने की दृष्टि से सरकार ने प्रयास किए हैं। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, उनके जानवरों के लिए भी यदि बीमारियां हैं तो उनके दवा का इंतजाम कराई गई है। साथ साथ में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5-5 लीटर निःशुल्क मिट्टी का तेल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 5000 लीटर तेल यहाँ गाँव के भीतर आ गया है, जिसका वितरण आज से कल और परसों के बीच में सभी प्रभावित परिवारों को कर दिया जाएगा। निःशुल्क मिट्टी के तेल का वितरण किया जाएगा। जो बाढ़ से अत्यंत प्रभावित लोग हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे सारे लोगों के लिए किट की व्यवस्था की जा रही है। घाघरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त हूँ परसिया देवार गांव के आसपास इलाके में। यह गांव चारों तरफ से पानी से तकरीबन डूब चुका है। अभी जिला प्रशासन ने एक राहत कैंप लगाया था। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ ये नदी का पूरा रौद्र रूप देखिए, जहाँ पे ये गन्ने की फसल है पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और नाव की व्यवस्था भी की गई है। तकरीबन 2 किलोमीटर नदी में सफ़र करके मैं इस गाँव में पहुँचा था, जहाँ पे जिला प्रशासन ने एक राहत कैंप लगाया था और लोगों को राहत किट भी दिया। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। तो घाघरा अपने पूरे उफान पर है। जनपद बहराइच की बात की जाए, जहां पर नेपाली पानी घाघरा नदी में आने से घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बहराइच की 4 तहसील मोतीपुर, नानपारा, महसी, कैसरगंज के 70 गांव जलमग्न हो चुके हैं और किसानों के हजारों बीघा जमीन भी जलमग्न हो चुकी है। ग्रामीणों के घर पर 4-4 फीट पानी भर गया है। जलमग्न हुए गांव में लोग अब नाव का सहारा लेकर इधर से उधर जा रहे हैं, बाजार जाकर अपना सामान लेकर आ रहे हैं, अपना किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में 20 दिन से पानी भरा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही। आपको बता दें कि बहराइच में बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं। खासकर महसी तहसील के पंचदेवरी, सिलौटा, टिकुरी, कायमपुर, तारापुर गांव ज्यादा प्रभावित है, जहां पर बाढ़ ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। इस वक्त हम बहराइच की महसी तहसील में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि महसी तहसील में किस तरीके से घाघरा अपना विकराल रूप दिखा रही है। पूरे गांव में लगभग महसी तहसील के 65 गांव हैं, उसमें पूरे गांव में जलमग्न है और सभी घरों में लगभग पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन बार बार दावे करता है कि हम राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, मगर लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है और लोग कई दिनों से भूखे भी हैं गाँव में। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच।
और स्मार्ट सिटी मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड 12 में रहने वाले लोगों को पिछले 6 महीने से अपने घरों के बाहर जमा गंदे पानी और नालियों के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कॉलोनी के लोग नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के 2 पार्षदों के रवैये के चलते परेशानी और बढ़ गई है। दरअसल दोनों ही पार्षद इस सड़क को एक दूसरे के इलाके का बताकर अपने कोटे से नालियों और सड़क का निर्माण कराने से बच रहे हैं। शहर का जितना भी नया विकास है, नया डेवलपमेंट है, वो शहर के पेरीफेरी पर या आउटस्कर्ट्स पर होता जा रहा है। और वहाँ जो नई कॉलोनीज बस रही हैं या जो नई आबादियाँ विकसित हो रही हैं, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने घरों को उठा करके बनाया हुआ है, जिससे अंदर का पानी बाहर निकलने में और भी कठिनाई होगी। इस साथ ही जो नई कॉलोनीज़ का ड्रेनेज है, उसका डिस्चार्ज भी हमारे पुराने शहर की तरफ ही, हमारे पुराने शहर के ड्रेनेज सिस्टम पे आता है। तो इस कारण से शहर के अंदर जल भराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्मार्ट सिटी की एक सड़क पर जब मैं कवरेज करने आया तो यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। इस सड़क पर जब चलने के लिए जगह नहीं तो मजबूरी में मुझे यहाँ के एक व्यक्ति की साइकिल लेनी पड़ी। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने से यहाँ के लोग इसी तरह इस गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। नाली का बदबूदार पानी यहाँ भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। मुझे भी जब यहाँ आया तो इसी तरह मैं पानी से निकल रहा हूँ। आप देख सकते हैं जब मुझे इतनी परेशानी है तो यहाँ रह रहे लोगों को अपने रोज़ के काम करने के लिए, आने जाने के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो 2 समाजवादी पार्टी के पार्षदों के बीच में इस कॉलोनी के लोग पिछले 6 महीने से पिस रहे हैं और उन्हें अपने ज़रूरी काम के लिए इसी गंदे पानी से होकर आना जाना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आलिम के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और हापुड़ में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर गढ़ तहसील के खादर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। इससे आसपास के करीब 20 गांव में पानी भर गया है। कैसे हैं हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन गिरी। देख सकते हैं इस वक्त ये गांव में के अंदर हैं और हम ट्रैक्टर पर सवार हैं और देखिए ये गांव जो है, इसके जो घर हैं वो डूबे हुए हैं, पानी में कई फीट डूबे हुए हैं। और लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो इन गांवों से निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार हम इन गांवों का दौरा कर रहे हैं। आप देखिए बिजली के खंभे डूबे हुए हैं, खेती डूबी हुई है और सरकारी नल आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं। कई फीट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर पटरी से उतर गई है और जो शहर का संपर्क है वो इनका टूट गया है। आप देखेंगे इस तरफ भी तमाम जो रास्तों पर पानी ही पानी भरा हुआ है। खेती पूरी तरीके से डूब गई है। जो यहाँ पर सब्जी की खेती की जाती थी वो डूब गई है। घिया, तोरई, ये फसल बर्बाद हो गई है। ईख की फसल बर्बाद है। तो इस तरह की परेशानियाँ हैं यहाँ पर और ये पूरा इलाका करीब 20 से 30 किलोमीटर का पूरा एरिया बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। और लेकिन प्रशासन को सुध नहीं है, प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लोगों तक मदद नहीं आ रही है। अगर इसी तरह गंगा में बाढ़ का पानी बढ़ता रहा तो ये इन गाँव के लोगों के सामने पलायन का संकट हो जाएगा। ये पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे और फिलहाल जो इनकी दिनचर्या है वो बेहद ही खराब दौर से गुजर रही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। और अब बात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की करें तो आज हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां कल शाम उनका निधन हो गया। चेतन चौहान कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के बाद 73 वर्षीय इस पूर्व क्रिकेटर को यहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस तरह कोरोना ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री की जान ले ली। इससे पहले 2 अगस्त को कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से मृत्यु हो गई थी और अब चेतन चौहान की भी कोरोना से मृत्यु हो गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए विपिन गिरी हमारे साथ हापुड़ से जुड़ेंगे, शिवम हमारे साथ अमरोहा से होंगे और रंजना हमारे साथ लखनऊ से होंगी। सबसे पहले हम विपिन के पास ही चलेंगे। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे अंतिम संस्कार का वक्त क्या रखा गया है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं?
तरफ गंगा के उस पार और इस पार गमगीन माहौल है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और अभी जो पता चल रहा है 12 बजे के बाद करीब 1 से 2 के बीच में उनका पार्थिव शरीर गंगा ब्रजघाट पर पहुंचेगा और उसके बाद करीब 2 से 3 बजे के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये फिलहाल जानकारी है। राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरी तैयारियां जो ब्रजघाट पर हैं वहां पर चल रही हैं। पुलिस के भी जवान लगे हुए हैं और अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये हो सकती है कि वहां पर कोविड-19 की जो सावधानियां हैं वो बरती जाएं, ज़्यादा लोग ना पहुंचे। जो जानकारी मिल पा रही है कैबिनेट मंत्रियों के जो अब बहुत कम आने की संभावना है और जो बड़े नेता हैं वो भी कम पहुंचेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, दोनों जिलों के कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर जरूर पहुंचेंगे। तो पुलिस प्रशासन के सामने उनको संभालना भी जिम्मेदारी है और कोविड-19 की जो सावधानियां हैं वो वहां पर बिल्कुल कोविड-19 की जो सावधानियां हैं उसे भी बरतना होगा। शिवम भी हमारे साथ अमरोहा से जुड़ रहे हैं। शिवम, अगर अमरोहा की बात की जाए, तमाम लोग चाहते हैं कि अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना से ही चेतन चौहान जी की मौत हुई है, उससे संक्रमित थे वो, तो किस तरह से जो वहां पर पहुंचेंगे लोग गढ़मुक्तेश्वर, क्या कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे और क्या दर्शनों के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? हालांकि दर्शन तो नहीं करने दिए जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं क्या? मैं आपको बता दूं, ये जब से यहाँ अमरोहा से इनका नाता जुड़ा है, 30 साल से अमरोहा में राजनीति करते आए थे। अब बहुत जमीनी स्तर के नेता थे और जब देखा गया, अब जैसे इनकी सूचना मिली कल इनका निधन हो गया है, इस पर अब लोग इनकी उत्सुक हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ पर ये इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी तो जैसा सूचना दी जा रही है कि बताया कि ब्रजघाट पर होगा। अब लोग यहाँ उत्सुक हैं कि एक बार दर्शन जरूर हों और हमारे एक बार नेता से एक बार भेंट हो जाए। बिल्कुल, तो दर्शनों के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड काल है और कोरोना के नियमों का पालन भी कराना है, इसलिए कुछ सख्ती बरती जा रही है। रंजना भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। रंजना, अगर लखनऊ की बात की जाए तो कोई ऐसे वरिष्ठ मंत्री या फिर नेता जो आज चेतन चौहान जी के अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, कोविड-19 की गाइडलाइन को लोग पालन कर रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ से जो है सब लोग शोक संदेश अपना ज़रूर भेज रहे हैं, लेकिन कोई जा नहीं रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 की गाइडलाइन, अगर बड़े नेता जाएंगे तो छोटे कार्यकर्ता खुद ब खुद पहुँचने लगेंगे। तो इस तरह से ये फैसला है बड़े नेताओं का कि उसमें न शामिल हों। और क्योंकि चेतन चौहान इतने पॉपुलर राजनीतिज्ञ थे, इतने लोकप्रिय थे कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग उनके प्रति शोक संवेदना अपनी व्यक्त कर रहे हैं। और कोविड-19 ऐसी चीज़ है कि क्योंकि वो पॉजिटिव थे और इसको ध्यान में रखते हुए उसी के गाइडलाइन के हिसाब से उनकी अंत्येष्टि भी होगी, 3 बजे होगी गढ़मुक्तेश्वर में। तो उसके लिए पूरी गाइडलाइन की पालन की जाएगी, पुलिस सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाएगा, अंत्येष्टि की जाएगी। और इसलिए जो बड़े नेता हैं वो अपने शोक संवेदना जरूर व्यक्त कर रहे हैं। फ़ोन पर उनके परिवार से बातचीत हो रही है, सबकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो लोग भी कोविड-19 का पालन करेंगे। और सभी लोग चाहते हैं कि इस समय अंतिम संस्कार में पहुंचे, लेकिन कोविड का समय चल रहा है और चूंकि कोरोना संक्रमित थे चेतन चौहान जी, इसलिए उसके नियमों का पालन करना भी जरूरी है। इसलिए तमाम तरह के नियम कानूनों का भी पालन इसको लेकर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।